नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम लोग कुरुक्षेत्र छठे सर्ग का अध्ययन करेंगे और पिछले 2 लाइव कक्षाओं में हमने इस पर बातचीत की थी। अब उसके आगे हम बातचीत करेंगे। मेरी उम्मीद है कि जितने भी छात्र लाइव सत्र से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को देखें और इस पर अपना फीडबैक भी ज़रूर देंगे। छात्रों, छठा सर्ग जो है कुरुक्षेत्र का वो बहुत ही लंबा है और उसमें बहुत सारे पद हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको चुनिंदा पदों की व्याख्या करूं और उसको बताऊं जो कि परीक्षा में आ सकता है। कुरुक्षेत्र की रचना क्यों की गई थी, कुरुक्षेत्र की रचना के पीछे भाव भूमि, विचार भूमि क्या है, इस पर हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 2 लाइव वीडियो का लिंक भेज दूँगी जिसमें आप उसको देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैंने PDF टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है और जो भी छात्र टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं छात्रों। कुछ पद है जिसको मैं पढ़ दे रही हूँ, चुनिंदा पदों को मैं पढ़ूँगी और आप जो है जिन पदों को मैं पढ़ रही हूँ आप उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या विशेष ये सब लिख लीजिएगा। संदर्भ मैंने बताया है, किसी भी कविता का जब हम संदर्भ लिखते हैं तो प्रस्तुत पद्यांश किस किताब से ली गई है, किस कविता से ली गई है, इसके कवि कौन हैं और इस पूरी कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं वो लिखा जाता है। तो कुरुक्षेत्र के जितने भी पद हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उन सब का संदर्भ एक ही होगा। क्या होगा? तो प्रस्तुत पद्यांश कुरुक्षेत्र छठे सर्ग से लिया गया है जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है। इसकी रचना की प्रेरणा, कुरुक्षेत्र की रचना की प्रेरणा रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप मिली थी और इस प्रबंध काव्य में रामधारी सिंह दिनकर ने युद्ध के विनाशकारी प्रभाव और शांति की महत्ता पर प्रकाश डाला है। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य में विषय वस्तु भाव भूमि के तौर पर महाभारत को लिया गया है और महाभारत के युद्ध के माध्यम से कवि ने द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभावों को प्रकट किया है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं और छठा सर्ग हमारे अध्ययन के लिए हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। यह छात्रों संदर्भ है और यह संदर्भ जो है आपके हर जितना मैं पढ़ाऊँगी, जितने भी पद पर मैं हमारा डिस्कशन होगा उसमें शामिल होगा। तो चलिए, मेरी कोशिश है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। पद है जिसकी व्याख्या जो है आपको करनी है वह है, पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। यह समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। छात्रों, मैं चाह रही थी कि मैं बैक कैमरा करके आपको इस PDF को दिखा दूं जैसा कि मैं लाइव सत्र में लिया करती हूं, लेकिन बैक कैमरा की फैसिलिटी कैमरा में है नहीं। तो जो मैं पढ़ रही हूँ ना, आप उसको लिख लीजिए और लिखने के बाद संदर्भ बताया जा चुका है, प्रसंग लिखिए और फिर व्याख्या और फिर विशेष। तो देखिए, संदर्भ तो जो बताया था वो तो होगा ही। अब इसमें प्रसंग क्या है? तो प्रस्तुत प्रसंग में प्रस्तुत पद में रामधारी सिंह दिनकर ने यह बताने का प्रयास किया है कि यह जो युग है यह विज्ञान का युग है जो कि पूरी तरह समर्थ है, पूरी तरह सक्षम है और इस विज्ञान ने हमारी भारत, हमारे देश, हमारी पृथ्वी, संस्कृति का क्या अर्थ है छात्रों? संस्कृति का अर्थ है कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें कई सारे आयाम खोल दिए हैं। कई सारे क्या खोल दिए हैं छात्रों? आयाम, कई सारे रास्ते खोल दिए हैं उन्नति के, मानव उन्नति के। ठीक है, अब इसकी व्याख्या कैसे हो? देखिए,
पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार। मतलब कि कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आज का जो जीवन है, वर्तमान जीवन जो है, वह पहले के जीवन की तरह लाचार नहीं है ना। अब जो है हमारा समय द्वापर युग से बहुत आगे पहुँच चुका है। यह समय जो है यह विज्ञान का युग है, यह युग विज्ञान का युग है जो कि पूरी तरह से समर्थ है ना। और इस विज्ञान के युग में जबकि विज्ञान में बहुत सारे तकनीकों का विकास हो चुका है, बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं, लगातार आविष्कार हो रहे हैं, तो इससे हमारी जो सृष्टि है छात्रों, हमारी सृष्टि के कई सारे अच्छे अर्थ, हमारी सृष्टि में नए नए मौके जो हैं वह आविष्कृत हो गए हैं, पनप गए हैं। तो यह है इस पद की व्याख्या। विशेष क्या होगा? विशेष में छात्रों है कि पूर्व युग सा में उपमा अलंकार है, पंक्तियों में लयबद्धता है, गीतात्मकता है, तुकांतता है, और कवि ने संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है। संस्कृति जो शब्द है, संस्कृति वह है संस्कृत का पद, संस्कृत का शब्द। छात्रों ये जो मैंने आपके सामने पद पढ़ा ये मुझे थोड़ा छोटा लगा है, तो मैं सोचूं कि कुछ दो पदों को जोड़ करके मैं आपको बता देती हूँ। मुस्कान, रुद्राक्षी, ममता, अनीता, सोनी और जितने भी हमारे छात्र हैं वो सब वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि छात्रों ये वीडियो जो है वो मैं आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ, आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोग की ज़रूरतों को देखते हुए मैंने बनाया है, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब हम अगले पद पे आते हैं और मैं इसका एक बार पाठ कर देती हूँ और फिर इसकी व्याख्या होगी। संदर्भ प्रसंग आप लिख लेंगे, मैं बार बार इसकी चर्चा नहीं करूँगी छात्रों, व्याख्या पे मैं आती हूँ, ठीक है। नव्य नर की मृष्टि, देखिए मैं जिन भी पदों की व्याख्या कर रही हूँ ना वो सिलसिलेवार है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको PDF टेलीग्राम पे भेजा था, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि जो छात्र नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनको वो लिंक से PDF मिल जाए। तो मैं सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ रही हूँ, ये नहीं है कि एक पेज कवर करने के बाद सेकंड पेज पे या सेकंड पेज कवर करने के बाद थर्ड पेज पे, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। सिलसिलेवार ढंग से मैं आगे बढ़ रही हूँ और फिर इसको मैं बता रही हूँ। तो जो अगला पद है वह है नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, यह प्रगति निस्सीम नर का यह अपूर्व विकास, चरण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश, किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निहिरोष, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश, नर मानता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चीत्कार। ठीक है, अब इसका क्या अर्थ है छात्रों? इसमें अर्थ क्या है? नव्य नर की मुष्टि में विकराल। ठीक है, नव्य नर का अर्थ है नया नर, ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल नया है, और नव्य का अर्थ हुआ नया और नर का हुआ इंसान, मनुष्य। ऐसा इंसान जिसकी मुट्ठी में, मुष्टि का क्या अर्थ हुआ छात्रों? मुट्ठी। इसकी मुट्ठी में प्रलय समा गया है। ठीक है, विकराल, विकराल का अर्थ हुआ प्रलय। आज के समय में जिस तरह से एटम बम का आविष्कार हो रहा है, परमाणु बम का आविष्कार किया गया, अगर एक भी परमाणु बम देश पर छोड़ दिया जाए तो आपको पता है पूरी की पूरी जनता मर जाएगी, जितने भी लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसकी मुट्ठी में क्या है? उसकी मुट्ठी में यह विध्वंस है, यह विकरालता है। हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्कार। इंसान की मुट्ठी में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल क्या हो रहा है? सिमटता जा रहा है ना, सिकुड़ता जा रहा है। यह प्रगति निस्सीम। यहाँ कवि कह रहे हैं कि इंसान जो इतनी उन्नति कर रहे हैं छात्रों, इतनी जो प्रगति कर रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, निस्सीम है। आप लोग देखिए
अलग अलग आविष्कार हो रहे हैं और आए दिन तो समझ लीजिए कि आविष्कार होते ही चले जा रहे हैं। तो ये जो प्रगति है उसकी कोई सीमा नहीं है, यह निस्सीम है। नर का यह अपूर्व विकास, मतलब इंसान जो है, इंसानों का यह जो अपूर्व विकास हुआ है, मतलब ऐसा विकास जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, ठीक है। चरण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश। देखिए मेरे पास एक किताब है, लेकिन किताब का फॉन्ट भी उल्टा आ रहा है ना, तो मैं आपको उस तरह से नहीं बता पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। मुट्ठी में निखिल आकाश, मतलब कि चरण तल भूगोल, मतलब इंसान का जो चरण है, जो पैर है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है भूगोल। भूगोल का अर्थ है पृथ्वी। और मुट्ठी में निखिल आकाश, मुट्ठी में निखिल आकाश का अर्थ है कि उसकी मुट्ठी में पूरा का पूरा आकाश समाया हुआ है ना, पूरा का पूरा आकाश है। कहने का तात्पर्य है कि इंसान ने अपनी जिजीविषा, अपनी मेहनत, बुद्धि, विद्या, बल का प्रयोग करके धरती और आकाश को अपने कब्जे में कर लिया है, ठीक है। उसके साथ विज्ञान की ताकत है, उसके साथ तकनीक की ताकत है। आगे कवि कह रहे हैं, किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निहिरोष। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इतनी प्रगति करने के बाद भी इंसान के जो मस्तिष्क में, इंसान के दिमाग में एक दुख, एक रोष जो है वह क्या है, बढ़ता ही चला गया है। छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। कहने का मतलब है छात्रों कि इंसान ने प्रगति तो बहुत की है, लेकिन उसका जो दिल है, दिमाग तो बहुत विकसित हुआ, बुद्धि तो बहुत विकसित हुई, विज्ञान, तकनीक, है ना, नए नए अनुसंधान सब इंसानों ने किया, लेकिन इतना सब करने के बाद उसका जो हृदय है, उसका जो दिल है, वह क्या है, वह सिकुड़ता चला गया। सिकुड़ने का अर्थ है छात्रों, बुद्धि पर, हृदय पर, दिल पर क्या हावी होता चला गया है, होती चली गई है, बुद्धि हावी होती चली गई है। नर मानता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान है वह हमेशा मना रहा है बुद्धि का त्यौहार। बुद्धि का त्यौहार मनाने का तात्पर्य छात्रों, नए नए जो अनुसंधान हो रहे हैं हमारे देश में, हमारे विश्व में, है ना, जिस भी तरीके से उन सब का उल्लासीकरण कर रहा है। मतलब मनुष्य जो है नई नई चीज़ों का निर्माण कर रहा है, नई नई चीज़ें गढ़ रहा है, बना रहा है, और उसी चीज़ का वो उत्सव मना रहा है। ऑक्सीजन बिकने लगा है, बच्चे जो हैं अब टेस्ट ट्यूब में पनपने लगे हैं, है ना। इतनी सारी जो प्रगति हो रही है विज्ञान की, तो जब इंसान यह देखता है कि उसने विज्ञान के दम पर इतनी प्रगति कर ली है, तो वह क्या है, वह अंदर ही अंदर खूब उसका त्यौहार मना रहा है, उत्सव मना रहा है। प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार, है ना। कहने का मतलब यह है कि इंसान जो है अपने बाहरी दुनिया में तो बहुत ही विकास कर रहा है, भौतिक दुनिया में तो उसकी खूब उन्नति हो रही है, खूब वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने अंतर्मन में, वह अंतर्मन में हृदय के स्थल पर वह चीत्कार कर रहा है, वह दुखी है, वह अवसाद ग्रसित है, वह अकेला है, ठीक है। तो यह इस पद की, दो पदों को मैंने एक साथ मिलाया है, यह इस पद की व्याख्या है। इसमें विशेष क्या होगा छात्रों, इसमें विशेष में पहला पॉइंट आप ये लिखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियाँ कामायनी के भाव से मिलती जुलती है। कामायनी का जो इड़ा सर्ग है, या फिर जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में जिस तरह से दिखाया था कि मनु जब इड़ा से मिलता है और इड़ा से मिलकर वह वैज्ञानिक तौर पर, भौतिक तौर पर खूब उन्नति करता है। इड़ा का मतलब बुद्धि, लेकिन इस भौतिक उन्नति के पीछे उसका हृदय पक्ष जो है वह छोटा पड़ जाता है। श्रद्धा जो है हृदय पक्ष है, वह छोटा पड़ जाता है। ठीक उसी तरह की बात यहाँ पर कवि ने कही है। बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं कि इस पद में कवि ने, इन पदों को पढ़ते हुए हमें जयशंकर प्रसाद की कामायनी याद आ जाती है, ठीक है।
चलिए, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है छात्रों, वह है कि पंक्तियों में लयबद्धता तुकांतता है ही। आप ये जो दो विशेषता है ना, इसको आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कविता ज़्यादातर जो कविताएं होती हैं वो लयबद्ध होती हैं, उनमें तुकांतता होती है, उसको गाया जा सकता है, वो गेय होती हैं, मतलब जिसे हम गा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नित्य नूतन में अनुप्रास अलंकार है। न वर्ण की आवृत्ति है और इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब, ठीक है छात्रों, नव्य नर में भी अनुप्रास अलंकार है, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए सॉरी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पंक्तियों को हम यहाँ पर, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, कुछ पदों की व्याख्या की है, कुछ और पद जिसका मैं पाठ कर देती हूँ और उसके बाद यह खत्म हो जाएगी एक तरह से। रामधारी सिंह दिनकर का यह कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग है, यह खत्म हो जाएगा। देखिए अगला जो पद है वह ये है, अपहरण शोषण वही, कुत्सित वही अभियान, खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, शील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, दौड़ना रह उठा उन्माद की तलवार, द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग। ठीक है, मैंने बोल दिया है, आप लोग उसको कॉपी में लिख लीजिए, पीडीएफ से या किताब के माध्यम से आप इस पद को ढूंढ करके इसकी व्याख्या को समझिए। मैं व्याख्या बता रही हूँ क्योंकि जो व्याख्या होगी वही हिस्सा प्रसंग में जाएगा, और संदर्भ तो हर जगह कॉमन है। देखो यहाँ पर जो कवि हैं वो बता रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि इंसान ने वैज्ञानिक तौर पर तो बहुत उन्नति की, बहुत तरक्की की, तकनीकी तौर पर भी इसने बहुत उन्नति की है, बहुत तरक्की की है, लेकिन फिर भी मानव जाति में शोषण की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। मानव जाति में अपहरण जैसे दुर्गुण है, एक मानव दूसरे मानव का अपहरण कर रहा है, एक मानव दूसरे मानव का शोषण कर रहा है ना। दूसरों को गिरा करके खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, कहने का अर्थ है कि दूसरों को नीचा गिरा करके खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान। दूसरों के भस्म का अर्थ क्या है? दूसरों की मृत्यु या फिर दूसरों के पराजय, है ना। दूसरों के पराजय पर जो व्यक्ति है वह अपना उत्थान कर रहा है, अपनी उन्नति कर रहा है। आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर का कि भौतिक तौर पे तो बहुत उन्नति हो रही है, लेकिन मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर बिल्कुल भी उन्नति नहीं हो रही है, बल्कि अवनति हो रही है, नीचे गिरावट की तरफ है समाज। शील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, दौड़ना रह उठा उन्माद की तलवार। कहने का मतलब है कि आपस में जो इंसान आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वे जो है अपने आपस के व्यवहार को सुलझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अपने स्वभाव से अपने आपस के व्यवहार को वे सुलझा नहीं पा रहे हैं, और उन्माद की तलवार उनमें क्या हो रही है हमेशा, उन्माद मतलब पागलपन की तलवार, है ना। उनके अंदर जो है एक पागलपन सवार है, एक दूसरे से बदला लेने की भावना। अभी भी उनके अंदर प्रेम नहीं है, मनुष्य जाति के अंदर प्रेम नहीं है, बल्कि एक जलन है, एक आग है, एक दूसरे से लड़ने की आग है। और उनके प्राणों में जो है हमेशा एक नाग फुंकारता रहता है। नाग जो है वह विध्वंस चाहता है, दूसरे की हानि चाहता है, विनाश चाहता है। तो यहाँ कवि जो है मानव जाति पर प्रश्न कर रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर मानव जाति पर प्रश्न कर रहे हैं कि भैया आप कर क्या रहे हैं। वैज्ञानिक तौर पे तो आपने इतनी उन्नति कर ली,
रचनात्मक तौर पे भी आप काफ़ी उन्नतशील हैं, भौतिक तौर पे भी आप काफ़ी समृद्ध हो गए, लेकिन अरे इंसानों, ये तो समझो तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, तुम आपस में इतनी ईर्ष्या क्यों करते हो। ठीक है, तो इस पद में कवि ने इन्हीं बातों पर प्रकाश डालना चाहा है। अब छात्रों, विशेष की बात हम लोग करते हैं। देखो विशेष क्या है, मुझे लगता है मुस्कान भी होगी कक्षा में और वो उसको सुन रही होगी। तो चलो, इसमें विशेष क्या है छात्रों? विशेष है कि रह रह में द्वंद्व अलंकार है, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश लिखिएगा छात्रों आप सभी। और लयबद्धता, गीतात्मकता, संगीतात्मकता है। इसके साथ ही साथ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है ना। प्रतीक, रूपक नहीं छात्रों, प्रतीकात्मक शैली है। प्राण में अभी वही फुंकार भरता नाग, इस लाइन को आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो नाग है ना, यह प्रतीक है विध्वंस का, हिंसा का, है ना। इंसान के अंदर पनप रही हिंसा का प्रतीक है यह नाग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं छात्रों, अगले पद पे आते हैं। मैं उसका पाठ कर रही हूँ, आप लोग सुनिए उसको ध्यान से। पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। यह समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। चीरता तमको संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योति की नवभूमि में संसार। यह पद है। व्याख्या इसकी क्या है? पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, है ना। मुझे लगता है छात्रों इसका मैंने पाठ पहले भी किया था और मैं इसको रिपीट कर ले रही हूँ। चलिए, इसलिए तो रिपीटेड हो गया, इसको आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने इसको पहले भी पढ़ाया। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग में देखिएगा ना तो मैंने इस पर व्याख्या की हुई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग छठे पद पे आते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। ठीक है, यह पद है छात्रों। अब इसकी व्याख्या कैसे होगी? आज की दुनिया विचित्र नवीन, कवि यहाँ कहना चाहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर यहाँ कहना चाहते हैं कि आज की जो हमारी दुनिया है, आज का जो हमारा संसार है छात्रों, यह बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही नया है। नया, नूतनता भी है इसमें और विचित्रता भी है इसमें। प्रकृति पर, हर जगह प्रकृति पर पुरुष जो है वह विजयी हुआ है। पुरुष का मतलब इंसान, मानवता। प्रकृति पर भी विजय हासिल कर ली है इंसानों ने। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाव। देखो वारी का क्या अर्थ है छात्रों? वारी का अर्थ है पानी, मतलब कि इंसान के कर में, कर का मतलब वो हाथ, इंसान के हाथों में पानी, बिजली, भाप, ये सब क्या है? उसकी मुट्ठी में कैद हो गए हैं। कहने का मतलब है कि इन सब पर नियंत्रण कर लिया है मनुष्य ने। मनुष्य के हुक्म पर, मनुष्य के आदेश पर जो हवा है, हवाओं का ताप बढ़ता है और घटता है। अब मनुष्य के लिए कहीं कोई व्यवधान नहीं है। विज्ञान ने इतनी तकनीक विकसित कर ली है, इतना वह आगे बढ़ गया है, विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि इन प्रकृति जो है वह अब इंसानों की दासी बन गई है, उसकी चेरी बन गई है। ठीक है, अब इंसान जो है वह तालाब, नदी, समंदर, गिरी, गिरी का क्या अर्थ हुआ छात्रों? पर्वत, इन सभी को लांघ सकता है। एक ही बार में वह इन सभी पर्वतों, इन सभी चीज़ों को लांघ सकता है। तो यह है इंसान की ताकत जो कि उसने विज्ञान से हासिल की है। ठीक है,
अब इस पद में विशेष क्या है छात्रों? देखो, चढ़ता उतरता, चढ़ता उतरता लिख लो कॉपी में। चढ़ता उतरता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और लयबद्धता, संगीतात्मकता, ये सब कुछ है इन पदों में। ठीक है। वारी विद्युत में अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। चढ़ता उतरता में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो यह था छठा पद। ठीक है। अब हम सातवें पद पे आते हैं छात्रों। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। छात्रों, मैं बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो बनाया है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप इसका लाभ लेंगे और आपको इसका फ़ायदा होगा। तो चलिए, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक काल। देखो, शीश का मतलब होता है सिर पर, शीश का मतलब सिर, आदेश का मतलब होता है आज्ञा देना। ठीक है। और अवधार्य का अर्थ होता है धारण करना। इस पद में दिनकर जी ने बताया है कि मनुष्य ने प्रकृति पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया है। ठीक है। ऐसा अधिकार जमा लिया है कि जब इंसान या मनुष्य एक आदेश देता है तो प्रकृति को उसको पालन करना पड़ता है। ठीक है। मनुष्य के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को प्रकृति कर रही है। ठीक है। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, मतलब जो महामानव है, जो इंसान है, इंसानों का जो हुक्म है, इंसानों का जो आदेश है, उसको कौन मानता है? तो जल के देवता वरुण भी मानते हैं। ठीक है। वरुण जो होता है ना, वरुण का मतलब होता है पवन। वरुणेश मतलब कह सकते हैं हम लोग कि आकाश, महावरुणेश, पवन, पवन समझिए, पवन देवता, वो भी मानते हैं। और इंसान के संदेश को पहुंचाने का कार्य आकाश करता है। आकाश की तरंगे जो हैं इंसान के संदेश को पहुंचाने का, एक दूसरे के साथ साझा करने का, यह जो कार्य है वह आकाश करता है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, नव्य नर मतलब कि जो नया इंसान है उसकी मुट्ठी में एक भयानक विकरालता है उसके अंदर में। और मनुष्य की मुट्ठी के अंदर जो है प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिक, समय, काल, वह क्या है? धीरे धीरे सिमटते जा रहा है। तो प्रस्तुत पद में कवि ने, रामधारी सिंह दिनकर ने मनुष्य की ताकत को दिखाया है और यह दिखाया है कि प्रकृति किस तरह से मनुष्य की दासी बन गई है। हवा, पवन, आकाश, ये सभी मनुष्य के आदेशों का पालन कर रहे हैं और विज्ञान की ताकत ने मनुष्य की मुट्ठियों में एक विध्वंस की ताकत दे दी है, जिससे वह प्रकृति और सबका विनाश कर सकता है। ठीक है। आगे कुछ पंक्तियां हैं छात्रों, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। मैं उस पंक्ति को पढ़ रही हूँ, आप अच्छा, विशेष क्या होगा? विशेष में देखो पहले छात्रों, इसमें जो है प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर ने दिखाया है कि प्रकृति मानव का हुक्म मान रही है, आदेश मान रही है। तो यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण है। और नव्य नर में अनुप्रास अलंकार है। और विशेष का जो अगला बिंदु है वह यह होगा कि इसमें इंसानों की ताकत दिखाई गई है कि इंसान अपनी मुट्ठी में किस तरह से प्रकृति को कैद कर लिया है, प्रकृति अब उसकी दासी बन गई है। तो यह भावना प्रकट हुई है। अब अगले पद पे हम लोग आते हैं छात्रों, और वह है 8वां पद है। अगर आप लोग अपने उसमें देखिएगा PDF में, तो ये 8वें क्रम में मिलना चाहिए मुझे लगता है। और अगर मान लो नहीं भी मिलता है तो इसको
तुम लोग लिख लो अपनी कॉपी में जो मैं पढ़ रही हूँ, और बाद में देख लेना PDF में कहाँ से ये पता चलेगा। यह प्रगति निस्सीम नर का यह अपूर्व विकास, चरण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश। देखो, यह प्रगति निस्सीम, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इंसानों की यह जो प्रगति है वह क्या है, उसकी कोई सीमा नहीं है, निस्सीम है, कोई सीमा नहीं है। और नर का यह अपूर्व विकास, इंसानों ने क्या किया है, बहुत अपूर्व विकास किया है, ऐसा विकास किया है जो कि शब्दों से परे है, ठीक है, अपूर्व विकास, बढ़िया स्तर पे विकास किया है। चरण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश, उसके चरणों में पृथ्वी है और उसकी मुट्ठी में पूरा आकाश है, पूरा संसार आसमान है। तो यह इस पद की यही व्याख्या है कि यहाँ पर भी कवि ने इंसान की ताकत को दिखाया है कि इंसान की ताकत के आगे प्रकृति कितनी कमज़ोर हो गई है। देखो, हालांकि प्रकृति है नहीं कमज़ोर, प्रकृति जब अपना विध्वंस दिखाती है ना, सुनामी के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में, तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देती है। तो यहाँ पर फिर भी रामधारी सिंह दिनकर ने दिखाया है कि इंसान की जो स्थिति है वह शक्तिशाली है, कुछ हद तक प्रकृति उसके सामने कम है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रकृति कम नहीं है, प्रकृति बहुत शक्तिशाली है। उसको जब बदला लेना होगा तो इंसान से ज़रूर बदला लेगी, अपने तरीके से बदला लेगी, ठीक है। चलो अगला पद हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला पद आप लोग मैं बोल रही हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिए। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघु ग्रह भूमि मंडल, व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, ठीक है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, उद्दाम का अर्थ क्या होता है छात्रों? उद्दाम का अर्थ होता है प्रबल, प्रचंड, है ना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो इंसानों की जो प्रज्ञा है, इंसानों का जो दिमाग है, बुद्धि है, वह हमेशा क्या है, चलती रहती, कभी ठहरती नहीं, गतिशील है, नई नई चीज़ें ढूंढती रहेगी, उपाय ढूंढती रहेगी, और बड़ी ही प्रबल और प्रचंड होती है। वह कहीं भी एक पल ठहर करके विश्राम नहीं लेती है, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। इंसान की जो बुद्धि है वह कहीं भी एक पल रुक करके विश्राम नहीं लेती, रेस्ट नहीं करती है। यह परीक्षित भूमि, ठीक है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यह जो पृथ्वी है वह मनुष्य के लिए हर तरह से क्या बन गई है, एक परीक्षित वस्तु बन गई है, ठीक है। एक ऐसी परीक्षित वस्तु बन गई है जिसको बार बार पढ़ा गया है, जिसके साथ बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, प्रयोग किया गया है ना। इसके साथ अलग अलग युक्तियाँ निकाली गई हैं। पृथ्वी के साथ मैं बात करूँ छात्रों, पृथ्वी के साथ अलग अलग युक्तियाँ निकाली गई है, कई सारे प्रयोग किए गए हैं। तो अब जो है इतने सारे प्रयोग हो चुके हैं पृथ्वी के साथ कि अब इसमें कुछ भी नया बचा नहीं है। यह लघु सोचने को दे उसे अब बात कौन नवी, ठीक है। और अब जो है इंसानों को पृथ्वी से कुछ नई बात निकालने की चीज़ मिल नहीं रही है। यही कारण है ना कि लोग अब चांद की तरफ जा रहे हैं, चांद में आविष्कार कर रहे हैं। अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, या फिर कह सकते हैं जो बहुत ही एलन मस्क जैसे लोग हैं, है ना, जो अब चांद पे यात्रा और मार्स पे यात्रा कर रहे हैं, मंगल ग्रह की यात्रा पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं छात्र, समझो इस बात। वे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब पृथ्वी पूरी तरह से गंदी हो गई है, गंदी हो गई है, धीरे धीरे ओजोन की भी परत ढह रही है। यहाँ छोड़ करके अब सब लोग उड़ जाएंगे मार्स के लिए, और हम लोगों के लिए पृथ्वी को छोड़ देंगे, प्रदूषित पृथ्वी को छोड़ देंगे। तो यही बात यहाँ पे कवि देखो 1900 जो समय था जब उन्होंने लिखा था, यह दशक था 1946 ईस्वी का, उस समय उन्होंने यह बात की थी। आप लोग इसका जिक्र ज़रूर कीजिएगा। एलन मस्क और जो कि आविष्कार हो रहे हैं हमारे देश में, हमारे विश्व में, इन सब का
कि लोग अब चांद और मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और प्रकृति को मतलब हमारे जो पृथ्वी है उसको वैसा ही छोड़ रहे हैं। इस बात का जिक्र करिएगा ज़रूर। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहे ये नरको नया कुछ और जग विस्तीर्ण। विस्तीर्ण का अर्थ है कि बड़ा, ठीक है, संकीर्ण का अर्थ है छोटा। तो इंसान के लिए अब जो पृथ्वी है वो बहुत ही छोटी हो गई है, अब उसको एक नया सा जग चाहिए, एक अलग नई दुनिया चाहिए अपनी उड़ानों को पंख देने के लिए। इसीलिए तो वो मार्स की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह पर जा रहा है, चंद्रमा पर जा रहा है ना, यही सब कारण है। ठीक है छात्रों, तो इस पद में विशेष में होगा कि यहाँ पर कवि की जो शैली है वो व्यंग्यात्मक है, ठीक है, और तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग किया गया है। पोथी प्राचीन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, ठीक है। तो चलिए छात्रों, मुझे लगता है कि मैंने महत्वपूर्ण पदों को आपके साथ डिस्कस किया है और इसके बाद भी अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को, जो भी डाउट होगा उसको हम एक लाइव सत्र में पूरा कर लें। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र का जो छठा सर्ग है वो हमने पूरा किया। अब कल जो है हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे रुद्राक्षी हो, ममता हो, अंजुमन हो या फिर जो भी हमारे छात्रों में बहुत सारे छात्र हैं, कुछ छात्र हमारे तो हमेशा रेगुलर रहते हैं, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि उन्हें कितना समझ में आया। और किसी पद की व्याख्या कर समझनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, आपका दिन बहुत अच्छा हो। गॉड ब्लेस, फिर मिलते हैं।